हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडिया गुरुजी। दोस्तों, मेरा नाम है शशांक गौरव और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की सीरीज़ बनाई है, जिसमें मैं मैथ्स के सभी टॉपिक्स कवर करूंगा। इसमें जो भी मैंने मैथ्स के क्वेश्चंस शामिल किए हैं वो कभी ना कभी किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे ही गए हैं। इस हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये इस सीरीज़ का 5th वीडियो लेक्चर है। यदि आपने इसके पहले के 4 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी ज़रूर देख लें और हमारे इस कोर्स में शामिल हो जाएं। मैं लगभग 40 से 50 वीडियो लेक्चर इस पर बनाने वाला हूं। इस सीरीज़ में मैं मैथमेटिक्स के 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनको सॉल्व करने की सबसे अच्छी मेथड्स बता रहा हूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये 500 क्वेश्चंस के सभी वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये वीडियोस उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, जहाँ भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ्स के, उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। इसमें मैं ये सारे टॉपिक कवर करूँगा जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चंस के रूप में। कभी कोई भी किसी भी टॉपिक से किसी भी क्वेश्चन को मैं इसमें शामिल कर सकता हूँ। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस सही समय पर मिलते रहें। तो चलिए हम देखते हैं आज 41 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस। इसके पहले के 40 क्वेश्चंस 4 वीडियो लेक्चर में बना चुका हूँ, जिस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला। तो अभी हम इसमें 41 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7 वर्ष पहले ए, बी और सी की औसत आयु 51 वर्ष थी। यदि ए बी से 3 वर्ष बड़ा है और बी सी से 3 वर्ष बड़ा है तो ए, बी और सी की वर्तमान आयु कितनी है? तो ये आयु संबंधित क्वेश्चन है, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। 7 वर्ष पहले की बात की है कि जो 3 लोग हैं ए बी सी, इनकी आयु जो है वो 51 वर्ष है। ए बी से 3 वर्ष बड़ा है और बी सी से 3 वर्ष बड़ा है, तो तीनों की वर्तमान आयु पूछा है। ठीक है, 7 वर्ष पहले की बताइए और वर्तमान इसमें पूछा हुआ है। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 वर्ष पहले की जो आयु दी हुई है, एवरेज एज दी है, पहले हम उसको क्या करेंगे, प्रेजेंट एज में कन्वर्ट करेंगे। तो हम निकालेंगे प्रेजेंट एवरेज एज। तो प्रेजेंट एवरेज एज कैसे निकालेंगे, 51 प्लस 7, 7 प्लस क्यों किया गया है, क्योंकि ये 7 वर्ष पहले का था 51, हमको 7 वर्ष बाद मतलब कि प्रेजेंट एज में चाहिए, तो उसमें प्लस 7 कर देंगे तो 58 ईयर्स आएगा। जो तीनों की जो एवरेज एज है वर्तमान में वो 58 साल है। ओके, हम मान लेते हैं कि सी की प्रेजेंट एज जो है वो x ईयर है, ये हमने मान लिया। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि बी सी से 3 वर्ष बड़ा है, तो बी की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 3। उसके बाद हम देखते हैं कि ए बी से 3 वर्ष बड़ा है, तो ए की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 6 ईयर। इस तरीके से हमने पूरा क्वेश्चन लिख लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तीनों की हम जो एज है उसको ऐड करते हैं। ऐड हम करेंगे तो कैसा होगा, x प्लस 3 प्लस x प्लस 6। ये तीनों का हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, x प्लस 3 x प्लस 6, और यहाँ 58 लिया क्योंकि ये एवरेज एज थी। इसमें इंटू 3 करेंगे तो इनका जो टोटल नंबर एज है वो पता चल जाएगा, टोटल कितनी एज है। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा यहाँ पर आएगा 3x, जो 58 में यदि मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो आएगा 174, और ये 6 प्लस 9 हो जाएगा 9, तो इसको इस तरफ ट्रांसफर कर दिए तो -9, और ये 3x जो दिया 3x। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x इक्वल टू आएगा कितना, 165, और 3 से 165 कट कर देंगे तो आएगा 55। तो हमारी वैल्यू मतलब आ जाएगी x की वैल्यू 55। अब कुछ नहीं, हमको इस वैल्यू को पुट करना है। तो हमको निकालना है तीनों की ए, बी और सी की प्रेजेंट एज। तो कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि ए की जो एज है वो कितनी है, x प्लस 6, एक्स तो हमको पता चलेगा 55, तो 55 प्लस 6 61, ये हो गई ए की एज। ओके, अब देखते हैं बी की एज। तो x प्लस 3, 55 प्लस 3 तो आएगी 58। फिर देखेंगे सी की एज हमको पता है कितनी है, x है, x ईयर, तो ये हो जाएगा कितना, 55 ईयर, क्योंकि x की वैल्यू 55 है। तो ए, बी और सी की हमको एज पता चल गई 61, 58 और 55, ये तीनों की एज हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42वां हमारा क्वेश्चन बोलता है, यदि 3 की पावर 10 है इंटू 27 की पावर 2, मतलब 27 स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर इंटू 3 टू दी पावर 9 हो तो n का मान बताइए। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको सॉल्व करना है और हमको बताना है कि n की वैल्यू कितनी है। यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा पूछा गया है। 3 टू दी पावर 10 मल्टीप्लाई किया गया है 27 का स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर इंटू 3 टू दी पावर n। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर 3 की पावर जो है इसको 6 कर दिया है। क्यों किया है, यदि हम 27 का स्क्वायर करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 729। ठीक है,
और 729 को यदि हम 3 की पावर में लिखेंगे तो 3 टू द पावर 6, मतलब कि 6 को यदि हम 3 बार गुणा करेंगे तो पावर इतना आ जाएगा 729। हमने इसलिए इसको 3 के इसमें लिखा हुआ है जिससे कि इनके सभी के बेस बराबर हो जाए, 3 3 हो जाए। यहाँ भी मैंने सेम किया गया है, यहाँ पर आएगा 81, 9 का स्क्वायर जो होता है वो 81 आता है, और 3 टू द पावर 4 की वैल्यू भी ये 81 होता है। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने ऐसा क्यों किया है। एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, बचपन में ही हमने स्कूल में इसको पढ़ा हुआ था कि यदि हमारे आधार समान है तो जो आप घातें होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। तो इन सब के आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो देखिए कैसे लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे 3 टू द पावर 10 प्लस 6, क्योंकि आधार समान थे तो हमने घातों को जोड़ दिया है, इक्वल टू 3 टू द पावर 4 प्लस n। ठीक है, यहाँ 3 से 3 ये कट जाएगा तो 4 प्लस n इक्वल टू आएगा 16। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो n की वैल्यू आएगी 12 आएगी। तो हमको यही पूछा गया था कि n की वैल्यू कितनी है, तो n की वैल्यू 12 है। तो हमको ये पता होना चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं वो हमको यदि पता रहे तो हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। यदि आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन बोलता है यदि त्रिभुज ABC में G और AD क्रमशः केंद्रक और मध्य रेखा हैं, AG अनुपात AD का अनुपात क्या है। ओके, तो क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आपको कि ये किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। इसमें पता होना चाहिए केंद्रक क्या होता है, मध्य रेखाएं क्या होती हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। ये दिया त्रिभुज ABC, ठीक है, उसका केंद्रक दिया हुआ है G, और ये दिया है AD जो दिया है ये माध्यिका है, ये केंद्रक हो गया G। हमको निकालना है क्या, AG मतलब इतना अनुपात AD पूरा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको हम। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो त्रिभुज की जो माध्यिका है वो 2:1 में इसको डिवाइड करती है, मतलब कि ऊपर का भाग जो होता है वो 2 होता है और नीचे का भाग होता है वो 1 होता है। 2:1 में इसको डिवाइड कर देती है, मतलब टोटल ये 3 यूनिट होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यदि हम देखें तो AG अनुपात GD, मतलब कि ऊपर का जो इतना भाग है ये अनुपात इतना निकालें तो कितना आएगा, 2:1 आएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। हमसे पूछा गया है कि AG अनुपात AD, मतलब कि इतना तो पूछा गया है, साथ में ये पूरा AD कितना होगा। तो हमको पूरा पता है ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो कैसा लिखेंगे हम इसको, 2 यूनिट प्लस 1 यूनिट हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा, इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो AG की वैल्यू तो 2 रहेगी और AD कितना हो जाएगा 3। तो ईजिली हमने सॉल्व कर लिया, क्योंकि हमको पता था कि जो माध्यिका है वो 2:1 में इसको डिवाइड करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो बेलनों की त्रिज्याओं के बीच 3:2 का अनुपात है और उनकी ऊंचाई में 3:7 का अनुपात है, उनके आयतनों का अनुपात बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, बेलनों का अनुपात पूछा जाता है, आयतनों का अनुपात पूछा जाता है। तो आपको इसमें फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है कि जो बेलन होता है, सिलेंडर होता है, उसका आयतन जो होता है वो कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h। चूँकि हमने यहाँ पर 2 बार लिया हुआ है πr²h अनुपात πr²h, क्योंकि हमसे पूछा गया है 2 बेलनों के बारे में। ठीक है, बाकी इसका फॉर्मूला होता है πr²h। पाई तो पता है, r होता है त्रिज्या और h होता है उसकी हाइट। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगी। r की वैल्यू हमने यहाँ पर 3 ली हुई है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है 3:2। तो पहले बेलन की है 3, दूसरे बेलन की है 2, तो यहाँ पर लिया हुआ है 3, यहाँ लिया हुआ है 2। यहाँ पर हाइट दी है 3:7, तो पहले की है 3 और सेकंड की है 7। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को अरेंज कर लिया है। यहाँ पर पाई से पाई कट हो जाएगा और हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 9 × 3 27 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 × 7 28। तो 27:28 ये हमारा आंसर होगा, 27:28। ये हमारा मतलब हमको इसमें ये था कि हमको सिर्फ फॉर्मूला याद होता तो हम इसको इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया है। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि मेरा एक परसेंटेज का वीडियो, मैंने उसमें 3 वीडियो बनाए हुए हैं परसेंटेज में, अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। उसको लगभग 2 लाख लोगों ने अभी तक देख चुका है। तो आप भी प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाकर ऑल इंडिया गुरुजी परसेंटेज लिखेंगे तब भी मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आप उसको ज़रूर देख लें यदि आपको परसेंटेज में कोई प्रॉब्लम है तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए हैं, 45% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए हैं और 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं। तो दोनों विषयों में पास हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
यहाँ पर फेल का बताया गया है कितने प्रतिशत फेल हुए हैं, हमको निकालना है कि पास कितने हुए हैं। देखने में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ लगते हैं इस तरीके के, कई स्टूडेंट्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं कि नहीं बन पाएगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सॉल्व है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगा तो आप बोलेंगे बहुत ही ईजी है। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं फेल स्टूडेंट। अब यदि हमको फेल स्टूडेंट का परसेंटेज पता चल जाएगा तो हम पास स्टूडेंट ऑलरेडी निकाल लेंगे उसमें से माइनस करके। तो फेल स्टूडेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 35% जो हिंदी में फेल हुए, 45% जो इंग्लिश में फेल हुए और 20% जो कि दोनों विषयों में फेल हुए। तो जो हिंदी में फेल हुए और इंग्लिश में फेल हुए उनको जोड़ देंगे और 20% को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनमें कैलकुलेट ऑलरेडी हो चुके थे, है ना, क्योंकि ये दोनों विषयों में फेल हुए हैं। तो इस तरीके इसको इक्वेशन बना लेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 60%। 35 + 45 - 20 = होता है 60। तो इतना हमें पता चल गया कि टोटल फेल स्टूडेंट कितने हैं, 60 है। तो पास निकालना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया है। तो टोटल पास स्टूडेंट निकालेंगे 100 - 60%, तो हमारा आएगा 40%, और 40% ही हमारा आंसर है। तो देखिए कितना ज़्यादा ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन हमसे बोलता है 2 लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है। ठीक है, 3 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाता है। 21 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। इसमें दिया है 2 लड़कों की आयु का अनुपात इतना है, 3 वर्ष बाद इतना हो जाता है और 21 वर्ष बाद कितना होगा, ये पूछा गया है। तो हम सिंपली इसको बहुत ईजी बहुत आराम सॉल्व करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, लेट द एजेस ऑफ 2 बॉयज़ आर, हमने मान ली कि दोनों बॉयज़ की जो एज है वो 3A और 4A है। एक की है 3A, एक की है 4A। कैसे निकाला हमने 3A 4A, क्योंकि उनका अनुपात दिया हुआ है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में कोई ना कोई इनकी वैल्यू होगी, है ना, इसलिए हमने क्या कर दिया, इनसे 8A से इनको मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने मान लिया कि एक की जो आय है, मतलब एक लड़के की जो आयु है वो 3A है, दूसरे की है 4A। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 3A + 3 और 4A + 3, ये क्यों किया गया है, सेकेंड लाइन में दिया गया है कि 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 4:5। तो हमने 3A + 3 साल ये जोड़ दिए, 3 यहाँ पे इसमें जोड़ दिए, अनुपात कितना हो गया 4:5। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ इसको कर देंगे तो इस तरीके की इक्वेशन मिल जाएगी। सॉल्व करने पर 15 - 12, यहाँ ट्रांसफ़र पक्षांतर कर देंगे, यहाँ जाएगा, ये 15 यहाँ पर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी A = 3। तो हमको A की वैल्यू मिल गई है। तो हम इजीली पता कर सकते हैं कि दोनों बॉयज़ की एज कितनी होगी। आगे देखते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि 21 साल बाद दोनों की आयु जो है वो कितनी होगी, उनका एवरेज है, तो रेशो बताना है। ओके, रेशो बताना है, एवरेज नहीं बताना, रेशो। तो हम क्या लिखेंगे, 3A + 21, 4A + 21। हमको पता है 3A जो है वो पहले लड़के की आयु है और 4A सेकंड वाले की है, उसमें हम 21 ऐड कर देंगे। क्योंकि हमको अब एक ही वैल्यू पता चल गई है तो हम इसको आसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 × 3 + 21, 4 × 3 + 21, क्योंकि ए की वैल्यू 3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 30, रेशो 33। ये 9 + 21, ये 12 + 21, तो ये आएगा 33। इसको सॉल्व करेंगे, 3 से इनको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 10, रेशो 11, और यही हमारा आंसर होगा। मतलब कि जो 2 लड़के हैं उनकी आयु का अनुपात 3:4 है, तो 21 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 10:11 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, यदि x + 1 / x = 5 हो तो x + 1 + x + x² का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि x + 1 / x = 5 हो। ठीक है, तो हमको वैल्यू से फाइंड करना है कि x/1 + x + x² का वैल्यू कितना होगा। तो इसको सॉल्व देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम भी ले सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें इंटू करेंगे तो x² आ जाएगा, और यहाँ प्लस कर देंगे तो x² + 1/x आ जाएगा। तो वैसे ही कर देंगे, x² + 1, और जो यहाँ का जो x है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे यहाँ, तो आएगा = 5x हो गया। तो x² + 1 = 5x हो गया। हमको पता है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि x/1 + x + x² की वैल्यू हमको फाइंड करना है। क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर x² + 1 5x है, तो उसकी हम वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। देखिए करते हैं, x/5x + x कर दिया, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा x/6x, और x कट हो जाएगा तो हमारी वैल्यू आएगी 1/6। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मैंने सिंपली तरीके से आपको इसको समझा दिया है। देखने में थोड़ा टफ लगता है लेकिन बहुत इजी होते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है। हमने इसको सॉल्व किया, x² + 1 निकाल लिया, वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी और हमारा आंसर यहाँ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
48 नंबर क्वेश्चन, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है और उनका अंतर 20 है तो उन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है। मैंने इंग्लिश और हिंदी में सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, समझा भी मैं ऐसे रहा हूँ कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को अच्छे से समझ में आएगा। और यदि कहीं प्रॉब्लम जा रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, और अच्छा लग रहा है तो वो भी बताएं। ओके, अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ। दो धनात्मक पूर्णांक दिए, धनात्मक पूर्णांक मीन्स ये है कि कोई भी नेगेटिव नंबर इनमें नहीं होगा। तो दो धनात्मक पूर्णांकों के 80 है और उनका अंतर 20 है। हमने मान लिया कि जो दोनों नंबर हैं वो ए और बी है। तो यहाँ पर पहली लाइन क्या दी है कि दोनों धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है तो a प्लस बी 80, उनका अंतर 20 है तो हम लिख देंगे a माइनस बी 20। ईजी है। अब हम इसको क्या जोड़ेंगे, इसको तो ये इससे कट हो जाएगा तो b से b कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में दिया हुआ है। तो हमारा आंसर आएगा 2a इक्वल्स टू 100, तो a की वैल्यू आएगी 50 और a की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से कहीं भी यदि हम पुट करेंगे तो हमको b की वैल्यू 30 इसमें मिल जाएगी। तो a और b की हमको वैल्यू मिल गई है। अब हमसे आगे पूछा गया है कि उन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, स्क्वायर ऑफ दोज नंबर्स। तो कैसे सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो नंबर का वर्गों का अंतर पूछा। अंतर मतलब होता है इनको माइनस किया गया है, सब्सट्रैक्ट किया गया है। तो हमको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको रखेंगे तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी। तो a की वैल्यू कितनी रख दी हमने यहाँ पर 50, यहाँ दी हुई है 30 है b की वैल्यू, और a प्लस बी ए माइनस बी मतलब 50 प्लस 30, 50 माइनस 30। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 80 इंटू 20, 80 इंटू 20। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1600। और यही हमारा आंसर होगा। मतलब यदि दो धनात्मक पूर्णांक दिया गया, उनका योग दिया गया 80, उनका अंतर दिया गया है 20, तो जो उनके वर्गों का अंतर होगा वो हो जाएगा 1600। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 110 मीटर लंबी ट्रेन 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। यदि एक ट्रेन है जो कि 110 मीटर लंबी है और वो 132 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो उसको कितना टाइम लगेगा, ये हमसे पूछा गया है। हम देखते हैं कि पुल को पार करने में लगा समय, कितना टाइम उसको लगता है पुल को क्रॉस करने में। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो क्रॉस करेगी तो पहले तो वो अपनी खुद की लंबाई को भी क्रॉस करेगी और टोटल जितना लंबा पुल है उसको क्रॉस करेगी। तो हमको दोनों को ऐड करना पड़ेगा, है ना, तभी पूरा पुल क्रॉस हो पाएगा। तो 110 प्लस 132 कर देंगे, ये हो गई डिस्टेंस। और स्पीड का जो फॉर्मूला होता है टाइम का डिस्टेंस, यहाँ पर हम टाइम लिखेंगे कितना 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चल रही है तो हमको टाइम पता चल जाएगा, है ना। हमको पता है ना स्पीड का, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो यहाँ पर टाइम दिया गया है तो हम स्पीड को यहाँ नीचे ले आएंगे और टाइम के यहाँ ऊपर कर देंगे तो हमको टाइम मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ स्पीड दी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है और हमको निकालना है मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमको जो इसकी लेंथ दी हुई है वो मीटर में दी है, हमको आंसर भी मीटर सेकंड में चाहिए। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 75 में 5/18 से, और 18 से 75 कट होगा तो आ जाएगा कितना 4। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं, यदि 75 हमको मीटर पर सेकंड में दिया होता तो हम मल्टीप्लाई करते 18/5 से। ठीक है, अभी हमको किलोमीटर में दिया इसलिए हमने 5/18 से इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। 110 प्लस 132 हो जाएगा 242 और 5 इंटू 4 20। इसको वैल्यू कट करेंगे तो हमारी जो आंसर आएगा वो आएगा 12.1 सेकेंड। ओके, 12.1 सेकेंड हमारा इसका आंसर होगा। 12.1 सेकेंड में ये पुल को क्रॉस कर जाएगी 110 मीटर लंबे और 132 मीटर लंबे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का 5,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, 8% वार्षिक दर दी हुई है, 2 वर्ष टाइम दिया गया और 5,000 रुपये उसमें दिया गया, तो उस पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज जो होगा उसके बीच का अंतर कितना होगा। इसके लिए एक सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं, आप उसको याद कर लीजिए कि PR² / 10,000। इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी होती है और हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। हमारा यहाँ पर दिया CISI में अंतर निकल आएगा, कितना आएगा, P की वैल्यू हमको दी हुई है कितना उसका वो मूलधन है वो है 5,000, R दिया हुआ है 8% वार्षिक दर रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटू 8 कर दिया और अपॉन 10,000। वैल्यू कट करते हैं तो 5 से 10 को कट करेंगे 2 आएगा, 2 से 8 को कट करेंगे आएगा 4। 8 इंटू 4 जब हम करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 32 रुपीज़।
ठीक है, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में जो अंतर होगा वो 32 रुपये का होगा। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में मैं कुछ क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके आगे क्वेश्चन लेकर आऊँगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट भी कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।